Hi everyone, this is Dr. Priyanka. Welcome to today's class. जैसे कि आप सभी जानते हो, हम सार्थक बैच स्पेशली आप सबके लिए लेके आए हैं वो सभी कैंडिडेट्स जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम देने वाले हैं, स्पेशली आपकी पेपर 1 की तैयारी जो है आज मैं कराने जा रही हूँ. आई होप आपने लेक्चर 1 देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि मैम आप थोड़ा और अपने बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो दे दो. सो आज का क्लास शुरू करने से पहले बिकॉज ऑफ यू रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, तो वैसे तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स और हमारे पुराने स्टूडेंट्स दे नो मी वेरी वेल, बट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स क्योंकि पेपर 1 में ना जाने कितने सब्जेक्ट्स 83 सब्जेक्ट्स हैं. सो फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, I am Dr. Priyanka. I have over 13 years of experience in higher education and I'm an author of UGC NET की 2 बुक्स, जिसमें से एक बुक जो है वो है UGC NET पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर. एंड माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर PhD. I did my PhD as a GRF and then SRF, and along with that I have my masters at MPhil, MA and MEd. Along with it, I cleared my GRF in the very first attempt while pursuing my masters. I think इतनी introduction I think आप सभी के लिए बहुत होगी. और हम जो है आज करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसके अंदर आप जानते हो मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो टॉपिक्स है. ये लेक्चर सीरीज 2 है. सो एज आई टोल्ड यू, हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग और इसके बाद हम करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स. तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. पहली स्टेटमेंट कह रही है द पर्पस ऑफ ICT इंटरवेंशंस इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स. तो इसका क्या मीनिंग है? ये कह रहा है कि जो ICT आप यूज करते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो टूल्स आप यूज करते हो वो इसलिए यूज करते हो ताकि लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव हो पाए. और ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट अचीव कर पाए, है ना, एफिशिएंटली अचीव कर पाए. स्टेटमेंट 2 मैं हिंदी ट्रांसलेट भी कर रही हूँ हमारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए. मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेथड्स लाइक स्वयं एंड मूक्स जानते हैं ना क्या होता है? MOOCs etc. have the potential to become effective supplements to conventional teaching learning system. Massive open online courses जैसे और स्वयं जैसे पोर्टल के ऊपर जो ऑनलाइन मेथड्स आपको पढ़ाए जाते हैं, they have the potential to become effective supplements. मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा हेल्प अदर देन द कन्वेंशनल टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स. यानी कि जो आपके ऑफलाइन मेथड्स हैं उनके साथ जो है कोलैबोरेट करके या ऐड करके ये आपको जो ICT मेथड्स हैं ये हेल्प करते हैं टीचिंग लर्निंग के अंदर. तो अब ये भी स्टेटमेंट सही है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी की मदद से कर रहे हैं. तो लर्निंग आउटकम्स हमारे कैसे अचीव होंगे? जब आपका GRF और नेट जो है वो क्लियर होगा और स्वयं एंड मूक्स जैसे जो कोर्सेज हैं और स्वयं जैसा जो पोर्टल है वो हेल्प करता है. जैसे कहते हैं ना हाइब्रिड लर्निंग, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन लर्निंग जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में मदद करता है. तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही स्टेटमेंट्स हैं. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स यूजुअली हैव ग्रुप जर्नल्स, magazines and write in them on regular basis. Which of the following statements are correct about journaling as a method of informal assessment? Right? तो क्या कह रहा है ये कि जब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्नल्स या मैगजीन्स जो है वो लिखते हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स जो है लिखते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर. और उसका एक रीज़न होता है कि वो वैसे आर्टिकल राइटिंग करनी होती है और दूसरा होता है कि वो जर्नल राइटिंग करते हैं, जिससे कि उनकी असेसमेंट जो होती है, डिफरेंट प्रकार की असेसमेंट होती है. तो उसी प्रकार से जो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो होते हैं वो एक तरह से सब्जेक्टिव असेसमेंट करने में मदद करते हैं, एक टीचर की भी और एक लर्नर की भी. क्योंकि अगर लर्नर रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखता है ना कोई कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कोई कॉन्सेप्ट सीखा और आपको लगेगा देखने में कि हाँ मुझे समझ में आ गया, बट एक्चुअली में आपको वो कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप क्लास के बिना
लेक्चर सुनने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख पाएंगे, तो वहाँ पे आपकी जो लर्निंग है वो एक्चुअल लर्निंग जो है वो पता चलती है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप जर्नल्स यानी मिलके अगर स्टूडेंट मैगजीन्स होते हैं, कॉलेज मैगजीन्स, उसमें लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है इट हेल्प्स एज अ टूल दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज। ये कहता है कि जो जर्नल राइटिंग है इसके थ्रू अगर स्टूडेंट्स नॉर्मल आर्टिकल्स जो है वो लिखते हैं, राइट, तो उससे क्या है, उनके परगेशन होती है अपने आइडियाज की और उनके थॉट्स की, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा है एज एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट दे हैव लर्नड, जो कि मैंने आपको क्या बोला था कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अगर वो लिखते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो उन्होंने सीखा है ना, रिफ्लेक्टिव जर्नल में उन्होंने लिखा, तो वो भी असेसमेंट के अंदर काम आ जाएगा, राइट। अगर टीचर देखना चाहती है तो दे कैन शोकेस देयर लर्निंग एंड इट कैन हेल्प इन असेसमेंट ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और आप देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में इन्होंने कोई 2 स्टेटमेंट्स जो है वो हमें करेक्ट करने को बोला है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जस्ट फॉर द हेक ऑफ रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। एज अ वे टू कोप विद द स्ट्रेस, नहीं, अगर ऐसा करना होता है, कई लोग डायरी राइटिंग करते हैं लेकिन वो घर में होता है ना, स्कूल में नहीं होगा या हायर एजुकेशन में नहीं होगा। एज अ टूल टू सेटल स्कोर्स विद द अथॉरिटी, मतलब कि भाई हम कुछ काम कर देते हैं और हमारे स्कोर्स जो है आप थोड़ा एक्स्ट्रा हमें मार्क्स दे दो क्योंकि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सबसे सूटेबल स्टूडेंट स्टेटमेंट कौन सी होगी? स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Which of the following factors have been labeled as social competence in influencing learning? अब social competence क्या होता है? Social competence के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके social skills, जिससे कि आपकी सोशल एफिशिएंसी का पता चलता है। इसके अंदर ये भी पता चलता है कि आप जब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के सामने होते हो या काफ़ी लोगों के सामने होते हो तो अपने स्किल्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, है ना, अपनी प्रोफिशिएंसी जो है वो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो सोशल कॉम्पिटेंस मतलब यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट एफिशिएंटली इन द सोशल डोमेन इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट। तो अब ये कहते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है वो आपकी सोशल कॉम्पिटेंस को डिनोट करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब आपका इकोनॉमिक स्टेटा, आप किस लेवल में आते हो। आर यू वेरी रिच, आर यू नॉट सो रिच, आर यू अंडर प्रिविलेज्ड, आप कौन से सोशल स्टेटा को बिलोंग करते हो, किस कास्ट को बिलोंग करते हो। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं करता स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं, दे हैव दिस फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इन देम। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली थोड़े लोअर तबके के होते हैं एंड दे हैव दिस, यू कैन से, कॉन्शियसनेस या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर होता है, डर होता है, क्योंकि सदियों से उनकी जनरेशन्स को जो है वो क्या किया गया है, डोमिनेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर करता है, राइट। स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी, और वहाँ पे वही स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। मोटिवेशन। नाउ मोटिवेशन ऑल्सो सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपनी एफिशिएंसी को, अपने स्किल्स प्रेजेंट करने हैं, तो यू नीड टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अब मोटिवेशन भी 2 प्रकार की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होती है जो आपके पेरेंट्स देते हैं, फ्रेंड्स देते हैं। इंट्रिंसिक होती है जो ड्राइव होती है अंदर से कि हाँ मुझे कुछ कर दिखाना है। तो यहाँ पे उस मोटिवेशन की बात की जा रही है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी तो आप कॉम्पिटेंस प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है। इंटेलिजेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक, जीएनएस फैक्टर के बारे में बात की गई है। इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं होगी उसको प्रेजेंट करने की, अंदर से ड्राइव नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। तो इसको इंटेलिजेंस, कहीं कभी कभी कम इंटेलिजेंट बच्चे भी इतने एफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होती है कि वो अपने स्किल्स प्रेजेंट करना जानते हैं। सो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस थोड़ा सेकेंडरी फैक्टर हो जाता है। इमोशनल वेलबींग, एब्सोल्युटली, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। आपका इमोशनल कोशेंट कैसा है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी सोशल अवेयरनेस, आपकी इमोशनल अवेयरनेस, रेगुलेशन, इमोशंस का रेगुलेट
होना, क्या आप कनेक्ट बना पा रहे हो लोगों के सामने, है ना। तो ये इमोशनल मेंटल हेल्थ आपकी सही होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। इनएबिलिटी टू ट्रांसलेट थॉट्स इनटू एक्शन, ये तो बहुत ही नेगेटिव हो गया कि भाई आपके पास आइडियाज तो बहुत है लेकिन आप उनको इनैक्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नाउ द फील्ड ऑफ स्टडी which uses role playing, simulation and self evaluation as strategies for adult learner is known as what? तो देखिए, बात कर रहे हैं रोल प्ले की, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि रोल प्लेइंग कभी कभी यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं। सिमुलेशन जब आप बात करते हो तो सिमुलेशन क्या होता है, आप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बच्चे को सिखा रहे हो, और जब भी हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बच्चों को सिखाते हैं मतलब दे हैव अटेन्ड अ सेंस ऑफ यू कैन से लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, वो एकदम बच्चे नहीं है ना, तभी आप उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो है वो ट्रेनिंग दोगे। वो बेशक सिमुलेटेड टीचिंग की बात हो जिसके अंदर आर्टिफिशियल क्लासरूम्स में टीचर को ट्रेन किया जाता है, या जो ट्रेनी पायलट्स होते हैं उनको एग्जैक्ट पायलट में नहीं प्लेन में नहीं बिठा दिया जाता कि चलो ड्राइव पे फ्लाई करो, उनको क्या है एक आर्टिफिशियल प्लेन जैसा स्ट्रक्चर दिया जाता है जो एग्जैक्टली प्लेन जैसा होता है और उनको वो फ्लाई करके दिखाना होता है, सिमुलेटेड ट्रेनिंग उसको कहा जाता है। सेम बाकी एरियाज के अंदर सिमुलेशन अप्लाई होती है। सेल्फ इवैल्यूएशन एज स्ट्रैटेजीज, स्टूडेंट्स जब आप मॉक्स प्रेजेंट करते हो मॉक्स को अटेम्प्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इवैल्यूएट जो है वो कर पाते हो। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब आप खुद से करते हो बिना किसी की मदद के, बिना टीचर की डायरेक्शन के, तो दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। एक छोटा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, है ना, एडल्ट ही कर पाएगा। और आपको एक और मैं यहाँ पे कीवर्ड बताती हूँ, जब भी एडल्ट लर्नर्स की बात आती है ना स्टूडेंट्स, तो एंड्रोगॉजी आता है। व्हाट इज एंड्रोगॉजी? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। प्लीज राइट इट डाउन। पेडागॉजी होती है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। यहां पे कहा है कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जहां पे आप सिमुलेशन, जहां पे आप सेल्फ इवैल्यूएशन इस्तेमाल करते हो, रोल प्लेइंग इस्तेमाल करते हो। तो वो स्पेसिफिकली रोल प्लेइंग मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ भी हम करते हैं, लेकिन जब बात सेल्फ इवैल्यूएशन की कर दी और सिमुलेशन की बात कर दी और अगर एडल्ट लर्नर्स की बात कर दी, तो ऐसा होता है एंड्रोगॉजी में। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर होता है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड्रोगॉजी होता है, लिख लीजिए, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट दिया मैल्कम नावल्स ने। प्लीज राइट इट डाउन। एंड्रोगॉजी का कॉन्सेप्ट दिया मैल्कम नावल्स ने, और इन्होंने बोला कि जो एंड्रोगॉजी होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, उसके अंदर इंसान जो होता है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, उसकी ओरिएंटेशन जो है सेल्फ ओरिएंटेशन जो है उसके अंदर होती है, और उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये एंड्रोगॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, तो ड्राइव अंदर से जिसको आप मोटिवेशन कहते हो, तो ये एंड्रोगॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जो मैल्कम नावल्स ने दिए थे। तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो एंड्रोगॉजी आता है। तो चलिए, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना, बहुत ही सिंपल है, और साइकोलॉजी वाले भी। तो गार्डनर जो थे उन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो कहते थे कि हर एक इंसान जो होता है वो अलग तरीके से इंटेलिजेंट होता है। हो सकता है किसी कोई मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है किसी की वर्बल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कोई स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत स्पेशल जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की इन्होंने जो है वो बात की। तो ये कहते थे कि हर इंसान अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, और डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस इंसान के अंदर जो है इन्होंने बताई थी, इन्होंने इनलिस्ट जो है वो की थी। तो यहाँ पे हॉवर्ड गार्डनर का नाम आएगा। नाउ 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है द यूज ऑफ ICT इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स in the universities has the potential to optimize learning outcomes. So इससे related हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 किया था। अगेन
उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। साथ ही मैं स्टूडेंट्स में आपको ये बताती हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको आज करवाऊंगी ये 2023 के जून में जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। जो आपके आप जानते हो, बेशक वो अरबिक हो, बेशक वो बंगाली हो, बेशक वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेपर 1 अलग आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी ये एक तरह का आप कह सकते हो सभी पेपर 1 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैंने अमेलगमेट करके आपका आज का सेशन बनाया है। सब जून 2023 के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हो कैसे रिलेटेड है। आईसीटी के बारे में इन्होंने बोला कि क्या है ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, जो कि सिमिलर है पहले क्वेश्चन का। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। फॉर्मेटिव समेटिव के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, इनहांस करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस को, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है ना। हम यूनिट टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ताकि हम बच्चे को फीडबैक दे पाए कि क्या उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या उसका वीक एरिया है, ताकि बच्चा क्या करे, इंप्रूव करे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का तो पर्पस ही यही होता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विद दैट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछ रहा है which of the following sequences correctly reflects the development of teaching support system in Indian higher education। Indian higher education में teaching aids का जो इस्तेमाल जो है वो होता रहता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, teaching learning support system। फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ट्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ऑडियोज हो गए, वीडियोज हो गए, चार्ट्स हो गए, बोर्ड ही हो गया, इंटरैक्टिव बोर्ड हो गया। तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, they are aids, they are support system to a teacher and student, right? तो ये कह रहे हैं कि किस क्रोनोलॉजी पूछी है इन्होंने कि कैसे सिस्टमैटिकली कौन सा एड किस प्रकार का पहले आया, उसके बाद एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं कि पहले ऑडियो विजुअल आया, फिर ओरल आया, उसके बाद विजुअल आया, उसके बाद आईसीटी आया। अब आईसीटी तो बाद में आया, ये तो फैक्ट है, लेटेस्ट आईसीटी जो है वो है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओरल विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड आईसीटी बेस्ड। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत ही किससे कर रहा है कि भाई आईसीटी बेस्ड पहले आए थे 1940s 50s के अंदर, आईसीटी तो नहीं था, तो ये गलत हो गया है ना। ये कह रहा है विजुअल पहले आया, उसके बाद ओरल आया, तो ये भी गलत हो गया। अब ये ऑडियो विजुअल की बात कर रहा है, ये ओरल की बात कर रहा है। ओरल क्या है, ओरल मतलब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, ओरल मतलब जो आप सुन रहे हो, राइट। तो पहले अगर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप जैसे लॉजिकल रीजनिंग में आई एम श्योर पेपर 1 के स्टूडेंट्स तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, पेपर 2 वाले तो इसके अंदर माशाल्लाह बहुत ही आई थिंक उनकी एक्सपर्टीज है। तो जो प्रमाण होता है शब्द है ना, 6 प्रमाणस किए होंगे आई एम श्योर आपने, तो जो प्रमाण है उससे ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। पुराने टाइम में क्या होता था, टीचर, अब शब्द भी 2 प्रकार का है, वर्बल टेस्टिमनी यानी कि जो गुरु बोलता था, जो टीचर बोलता था, और एक वो जो रिटन टेस्टिमनी है। यहाँ पे जो ओरल की बात की जा रही है वो यानी कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर टीचर ओरली पढ़ाता था और बच्चा उसको सुनता था। तो ओरल पहले आएगा, उसके बाद विजुअल, बच्चे को चार्ट्स दिखाने शुरू किए गए, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें जो है वो दिखाई गई, यानी कि उनके विजुअल एलिमेंट को कैच किया गया। फिर इसका कॉम्बिनेशन यानी कि कोलैबोरेट किया गया, ऑडियो विजुअल, फॉर एग्जांपल वीडियो टेप्स हो गई है ना आपके, फॉर एग्जांपल जिसको कहते हैं कि मूवी चल रही है बच्चे का या कोई वीडियो है, तो बच्चे का आई साइट, आई भी इन्वॉल्व है, माइंड भी इन्वॉल्व है, वो देख भी पा रहा है, सुन भी पा रहा है। तो ऑडियो विजुअल और आईसीटी तो है लेटेस्ट आया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ensures high reliability and validity in the process of evaluation centered on effective and cognitive domains of behavior। स्टेटमेंट 2 कह रही है support materials in the form of programmed instructional models have a tremendous potential to maximize learning। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1,
यानी कि जो सीबीटी होती है ना, फॉर एग्जांपल आप नेट का जो पेपर है वो सीबीटी मोड में देते हो, वो इंश्योर करता है हाई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि अगर उन्होंने स्कोर किया तो वो सही स्कोर है। फॉर एग्जांपल आपका जो नेट का पेपर है, बहुत क्लियर आंसर्स दिए होते हैं, यस और नो, अगर आपने सही ऑप्शन मार्क किया तो राइट, नहीं तो रॉन्ग। तो रिलायबिलिटी, सीबीटी जो है वो रिलायबल होता है, वैलिड होता है, वैलिड मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होता है, लेकिन in the process of evaluation centered on effective and cognitive, basically यहाँ पे आना चाहिए affective, affective, okay? affective क्या होता है? your emotional, cognitive क्या होता है? अफेक्टिव से रिलेटेड अगेन योर इमोशनल वेलबींग। तो जो कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है, स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉग्निटिव डोमेन उसके अंदर अच्छे से चेक हो पाता है, आपका इमोशनल डोमेन प्रॉपरली उसके अंदर चेक नहीं हो पाता। तो ये आंसर जो है वो गलत होता है यहाँ पे। अगर प्योरली कॉग्निटिव होता तो हम इसे सही मानते। Statement 2, support materials in the form of programmed instructional models have a tremendous potential to maximize learning. अब ये programmed instructional material क्या होते हैं? आप कई quizzes अगर करते हो या कोई फॉर एग्जांपल गेम्स ही आप अगर प्ले करते हो, तो आपको पता है अगर हम इसको टीचिंग के अंदर लाएंगे तो अगर आपने एक टास्क किया कंप्लीट, उसके बाद क्या होता है, आपको रीइंफोर्समेंट, अगर आपका सही है तो आपको आगे का लेवल जो है आप जाते हो उसको अटेम्प्ट करने के लिए, और अगर सही नहीं है तो आप फिर से उसको फॉलो करते हो। और बीच बीच में क्या किया जाता है, आपको रीइंफोर्समेंट्स भी दी जाती हैं। आपने देखा होगा अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको पता है 1 स्टार मिल गया या 1 लाइफ लाइन मिल गई, 2 मिल गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसको ही अगर आप सपोर्ट मटेरियल टीचिंग में लगा देते हो, तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो एटसेट्रा या कोई टास्क कर रहे हो, तो अगर वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल के ऊपर बेस है तो उसके अंदर आप स्टेप वाइज पढ़ते हो, और जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है तो आपको क्या आता है, मोटिवेशन आता है ना। और जब मोटिवेशन आता है तो आपकी जो लर्निंग है, करने की जो क्षमता होती है और जो विश होती है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है, तो मैक्सिमाइज होता है आपका लर्निंग। लेकिन सीबीटी जो है वो अफेक्टिव और कोग्निटिव डोमेन को अच्छे से मेजर नहीं कर सकती, सिर्फ कॉग्निटिव को करती है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। साथ ही में मैं आपको जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है उसके बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, एक्स्ट्रा बाइट ऑफ नॉलेज। जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये किसके प्रिंसिपल से बनी, तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट, यू कैन राइट डाउन स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की थी, ये इन्होंने थ्योरी दी थी। और ये क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्टिक स्कूल, आई एम श्योर आपने किया होगा, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ लर्निंग क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है ना, कॉग्निटिविस्ट क्या होता है, जेस्टॉल्टिस्ट क्या होता है, फंक्शनलिस्ट क्या होता है। आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको ये पता है, एटलीस्ट जस्ट ऑलमोस्ट 1 month बिफोर द एग्जाम आई एम श्योर दैट आपको ये सब आता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इट कि प्रोग्राम लर्निंग कहाँ से आया, किसके प्रिंसिपल से, किसकी थ्योरी से, ये आपको पता होना चाहिए। Now let's come to question number 10. Which school of thought laid down one of the principles of teacher and learner role as follows? The teacher's role is not to direct, but to advise, because the child's own interest should determine what he learns. इसका क्या मतलब है? ये लाइन कह रही है कि जो टीचर का रोल है वो इंस्ट्रक्शन देने का नहीं है, वो अथॉरिटी का नहीं है कि बस जो मैंने बोल दिया आप वो करो, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। रादर वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ, टीचर्स रोल इज नॉट टू डायरेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ गाइड कर सकता है, जिसको कि आप आजकल फैसिलिटेट वर्ड भी यूज करते हो, टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज और टीचिंग। बिकॉज The child's own interest should determine what he learns, कि जो बच्चा है उसका जो इंस्टिंक्ट है या जो उसका एप्टीट्यूड है या जो उसका इंटरेस्ट है वो उस बेसिस के ऊपर जो है वो लर्निंग करे। यानी टीचर का फर्ज ये है कि वो हेल्प करे बच्चे को, सजेस्ट करे कि क्या उसके एप्टीट्यूड को कौन सा डोमेन सूट करता है, और उसको वो पूरा नर्चर करे कि वो बच्चा उस डायरेक्शन में लर्न करे, राइट। तो पेरिनियलिज्म क्या होता है, पहले तो ये गलत है।
पेरिनियलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो मान के चलती है कि कुछ वैल्यूज जो है वो क्लासिकल है। पेरिनियलिज्म, ये जो वर्ड है ये निकल के आया है पेरिनियल से। अब ये पेरिनियल क्या होता है? इसको बोला जाता है सदाबहार। पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो कि हर सीजन के अंदर जो है वो खिलते हैं, राइट। तो पेरिनियल मतलब पेरिनियल वैल्यूज, यानी कि कुछ क्लासिकल वैल्यूज है और ये मानते हैं कि 21वीं सेंचुरी हो या 19वीं थी या 24वीं आएगी, तो ये वैल्यूज जो है वो करिकुलम में स्टेबल होनी चाहिए, तो नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिविज्म क्या है? बिल्कुल प्रोग्रेसिविज्म इससे मैच करता है। प्रोग्रेसिविज्म होता है आगे बढ़ना, अपने आप को उभारना, अपनी क्षमताओं को और निखारना, राइट। सो प्रोग्रेसिविज्म में यही है कि जो टीचर है वो बच्चे को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि वो अपना रास्ता जो है खुद चुने और उसके ऊपर अच्छे से चले। एसेंशियलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? इसका जो टैगलाइन है वो होता है अ सेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। अब ये भी एक क्लासिकल थॉट है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि आप जो सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जन्म लेते हैं, सो यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू लिव अप टू एंड देन कम्स योर इंडिविजुअलिटी। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। और रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शनिज्म अगर मुझे इस क्वेश्चन के साथ लगाना है तो ये होगा कि एक बच्चा है, उसने कुछ लर्न किया है जिसको अनलर्न करना पड़ेगा और फिर आगे लर्निंग करनी पड़ेगी। रिकंस्ट्रक्शन यही होता है ना, अगर आप सोसाइटी को लगाओ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सही नहीं है सोसाइटी में, आपको उनको रिमूव करना है और फिर से आपको सोसाइटी को चेंज करके यानी कि रिकंस्ट्रक्ट करना है, राइट। यू विल चेंज सर्टेन थिंग्स। तो अगर स्टूडेंट को कुछ ऐसा लर्न हो गया है जिसके अंदर उसमें अनलर्निंग की जरूरत है और फिर फर्दर लर्निंग हो, तो ये तो सूट नहीं है यहाँ पे कर रहा। प्रोग्रेसिविज्म यानी टीचर्स रोल मतलब सिर्फ बच्चे को अश्योर करना कि वो अपने इंटरेस्ट की ओर जो है वो अच्छे से बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अनएबल बट विलिंग, यानी कि बच्चों के अंदर एबिलिटी नहीं है लेकिन वो तैयार है कुछ करने को, इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल, उनको कोई टास्क करना है, परफॉर्म करना है, वो बच्चे इतने एबल नहीं हैं लेकिन उनके अंदर एक विल पावर है उसको करने की, वो रेडी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू डील विद देम? आप क्लास में हो और आपके स्टूडेंट्स थोड़े से अनेबल हैं, इतनी एबिलिटी नहीं है बट वो टास्क करने को आतुर है, तो आप इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है या कौन सी चीज जो है वो करोगे? गिव चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग। अरे एक तो बच्चे को वैसे ही नहीं आता और ऊपर से जो तुम है उसको चैलेंजिंग टास्क दे दोगे तो बच्चा तो घबरा जाएगा, तो ये सही डिसीजन नहीं होगा। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन, अगेन अगर आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो या पीयर ग्रुप को या ग्रुप को, तो ऑब्वियसली वो सही नहीं है। इस स्टेज के ऊपर जब बच्चा एबल नहीं है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और रिकॉग्निशन देना सही नहीं है। मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। इसका मतलब है आप बच्चे को गाइड कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो? क्लोजली उनको देख रहे हो कि कैसे उनकी प्रोग्रेस हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, इट कैन बी करेक्ट। बट हम ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ते हैं। इट इज सेइंग स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। ये बेस्ड होगा किसके ऊपर? स्किनर की ऑपरेंट थ्योरी के ऊपर, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ये क्या कहते हैं? आप छोटे छोटे बच्चे को टास्क दो, छोटे छोटे टास्क दो, है ना। एक बड़ा सा टास्क है उसको आपने क्या किया? सब टास्क के अंदर, छोटा वाला सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया और बच्चा जब एक टास्क कर पाता है आप उसको रीइंफोर्समेंट दो। रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ रिवॉर्ड हो गया, है ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? जब कुछ आप अच्छा देते हो, है ना, रिवॉर्ड दे देते हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि कुछ अनकंफर्टेबल चीज है, आप उसको क्या करते हो? हटा देते हो, राइट। तो यहां पे खैर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ही बात करेंगे कि बच्चा जब आप उसे एक एक छोटे छोटे स्टेप्स देते हो वो उस टास्क को अच्छे से करता है और जब वो एरर नहीं करता, सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, तो आप उसको क्या देते हो? रीइंफोर्समेंट, यानी बच्चे की मोटिवेशन और बढ़ जाती है और वो कोशिश करता है और अच्छा करने के लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट 1 कह रही है
प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूजेस। एक सेकेंड स्टूडेंट, मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इससे ज्यादा इफेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल uses active responding and immediate feedback as important principles of learning। अगेन प्रोग्राम लर्निंग के बारे में बात की गई है। प्रोग्राम लर्निंग यानी आप कोई टास्क कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और अगेन वो स्मॉल स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन है, और आप जैसे जैसे टास्क जो है वो कंप्लीट करते हो आपको फीडबैक मिलता है कि आपने सही किया, गलत किया, क्या आपका पॉजिटिव एरिया यानी स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या आपका वीक एरिया है, और ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है लर्निंग के। तो दैट्स राइट है ना, नथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? स्किनर्स रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या होती है लीनियर? अभी आपको मैंने बताया एक क्वेश्चन पहले, स्टेप वाइज जब आप टास्क करते हो है ना, स्टेप वाइज आप एक स्टेप हो गया, यू नो टेकिंग स्टेप 1, देन यू मूव टू स्टेप 2 एंड सो ऑन। ये सक्सेसफुली कंप्लीट किया, यू आर गिवन रीइंफोर्समेंट, यू मूव टू दिस। अगर आप ये टास्क नहीं कर सकते हो, चलो भाई दोबारा रिपीट करो। तो ये जो स्किनर की ही रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, इसी के ऊपर ही बेस्ड है आपकी प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रही है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्ट डेटा हेल्प्स अस टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। हिंदी में बता देती हूं। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है। देखो लेक्चर 1 में मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया है, सो आई एम एज्यूमिंग यू नो कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर जो डेटा है वो बताता है कि स्टूडेंट का रैंक क्या है। आपको क्लियरली मैंने बताया है कि नॉर्म रेफरेंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपका परसेंटाइल रैंक जो है वो आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल परसेंटाइल रैंक क्या है? 100 का स्केल है ना, और इसके अंदर आपका अगर 97 परसेंटाइल आता है यानी कि आपकी पोजीशन क्या है? 97, और ये भी बताता है कि 97% बच्चे जो है उन्होंने आपसे कम स्कोर किया है, तो वो स्टूडेंट का रैंक तो बताता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है? द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। क्राइटेरिया में आपको मैंने पहले ही कल बताया है, इसमें क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स जो है आप सेट करते हो स्टूडेंट के सामने उसकी परफॉर्मेंस देखने से पहले ही, और आप एज्यूम करते हो कि अगर बच्चा उस लेवल के ऊपर पहुंच जाता है यानी कि वो प्रोफिशिएंट है, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेट ने क्राइटेरिया लगाया, अरे भाई 55% है तुम्हारे मास्टर्स में, चलो तुम प्रोफिशिएंट हो, तुम्हें मास्टरी है तुम्हारे सब्जेक्ट पे, अब तुम नेट का एग्जाम दे सकते हो। या बाकी कैटेगरीज के लिए 50%, अगर तुम्हारे इतने प्रतिशत मार्क्स नहीं आते, मतलब तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम एग्जाम में बैठो, तुम्हारी मास्टरी नहीं है तुम्हारे सब्जेक्ट में। तो अब ये तो है नहीं कि आपके बेसिस के ऊपर इन्होंने ये क्राइटेरिया लगाया, इन्होंने एक स्टैंडर्ड है ना ऑलरेडी सेट करके दिया है। और अगेन मैं आपको बता देती हूँ, क्राइटेरिया रेफरेंस के अंदर 55%, 50% आपको इसको अचीव करना है, आपकी अचीवमेंट आपके फ्रेंड की अचीवमेंट को और वाइस वर्सा इंपैक्ट नहीं करती। यहां पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होता है, नॉर्म रेफरेंस के अंदर कंपटीशन जो है वो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, और क्राइटेरिया रेफरेंस के अंदर आपको एक बच्चे की कॉम्पिटेंसी, उसकी प्रोफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। What is the name of the mental process that assists learners to reflect on their thinking by internalizing, understanding and recalling the content to be learned? इसके बारे में भी कल हमने क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ ऐसा मेंटल फंक्शन जो मदद करता है लर्नर्स को कि वो विचार करें, ऑलरेडी जो उन्होंने लर्न कर लिया है, कंटेंट लर्न किया है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, उसके ऊपर सोच विचार करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझसे चीजें सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जजमेंट, कहीं ना कहीं आपकी सोच उस चीज को एनालाइज कर रही है, उस सोच को जो है आप मेटाकॉग्निशन के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हो, और आपको आंसर का अंदाजा जो है वो लग गया होगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मेंटल प्रोसेस जो कि हेल्प करती है आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आपने जो चीजें सीखी है, थिंकिंग बाय इंटरनलाइजिंग। इंटरनलाइजिंग का मतलब आपके अंदरूनी यानी आपके माइंड के अंदर चीजों को बैठाना, अंडरस्टैंड करना।
अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग द कॉन्टैक्ट टू बी लर्न। कॉन्टैक्ट नहीं होगा, यहां पे कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट टू बी लर्नड। तो यहां पे क्या होगा कि जो मेटाकॉग्निशन होती है वो हेल्प करती है आपको रिफ्लेक्ट करने में। किसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना है? रिफ्लेक्शन ऑन योर कॉग्निशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बहुत चतुर होता है ना, 3 इडियट्स में जो चतुर है उसकी तरह जो है मुझे फटाफट से रिप्लाई कर देते हैं, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, रिफ्लेक्शन अबाउट कॉग्निशन। तो हमें वो चतुर नहीं बनना है, हमको समझना है कि भाई मेटा कॉग्निशन क्या है। इट इज कॉग्निशन अबाउट योर कॉग्निशन। रिफ्लेक्ट करना कि भाई मुझे जो आता है, मॉनिटर करना मुझे क्या नहीं आता, मुझे उसको कैसे सीखना है, यानी मॉनिटर करना। रेगुलेट में यहाँ पे क्या गया, मुझे जो चीज़ नहीं आती मुझे उसको कैसे सीखना है, या मुझे जो चीज़ आती है मुझे उसको रिवाइज या प्रैक्टिस कैसे करना है। ये जो सोच आपके अंदर चलती है, एक ऐसी सोच जो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। कई स्टूडेंट्स को ये आंसर ऑलरेडी आता होगा, तो ये क्या दिया है? कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, राइट। तो एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है? रिकॉल हो रहा है। तो ये सब किसका पार्ट होता है? मेटाकॉग्निशन का होता है। रूब्रिक्स क्या है स्टूडेंट? इसका कीवर्ड आप लिख लीजिए। रूब्रिक्स का मतलब होता है, पहले तो आंसर इसका मेटाकॉग्निशन है, इट इज अ स्कोरिंग गाइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका डिबेट कंपटीशन होता था स्कूल के अंदर, डांस कंपटीशन होता था, तो आपको पता होता है कि एक स्केल होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि ए ग्रेड कब देना है, बी कब देना है, और क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए या क्या क्या स्किल होना चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर आप उनको ग्रेड करोगे या मार्क करोगे। वो शीट होती है, उसको रूब्रिक्स कहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग होती है जब आपके फ्रेंड्स आपस में मिलके, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या सब्जेक्ट में, तो अपने फेलो स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा पाए। डीब्रीफिंग होता है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी जो है वो देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से रिसर्च पढ़ते हो, राइट, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अब उसी कंटेंट के बेस के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। वो हो सकता है मैं आपको कोई एक्टिविटी भी दूं, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा। हो सकता है मैं आपको कोई एक्टिविटी भी दूं और मैं बोलूं चलो परफॉर्म करके दिखाओ। तो परफॉर्मेंस टेस्ट ये होता है कि आपकी एबिलिटी चेक करता है, उसमें आपकी कॉग्निशन भी आएगी, उसके अंदर आपकी साइकोमोटर भी आएगी और अफेक्टिव डोमेन भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब ये कह रहा है कि आपको कोई परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना है, तो आप क्या क्या करेंगे, कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सीक्वेंस पूछ रहे हैं ये, यहां पे देख लीजिए, दे आर आस्किंग द सीक्वेंस। डेवलप करेंगे ऑन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, ये तो नहीं होगा पहला स्टेप। ट्राई आउट द टेस्ट आइटम्स बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, या फिर कंडक्ट अ जॉब टास्क एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड, डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, डेवलप सम टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुझे डिटरमाइन करना है कि भाई मैं कौन सी एबिलिटीज या कौन सा टास्क बच्चों से करवाना चाहती हूं। पहले एम पता होना चाहिए ना, पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तभी तो टेस्ट बनाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा आपका? सबसे पहले कंडक्ट अ टास्क एनालिसिस, जिसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि क्या एबिलिटी जो है मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है? डेवलप करिए एक ऑब्जर्वेशन और रेटिंग फॉर्म, कि आप रेटिंग फॉर्म जो है या ऑब्जर्वेशन फॉर्म किस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे वो आपको डेवलप करना है। उसके बाद कुछ डेवलप सम टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान, किस प्रकार के टास्क आप बच्चों को देंगे, किस तरह कलेक्ट करेंगे उसका डेटा, ठीक जा रहा है। उसके बाद ये कह रहा है डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट, हाउ यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर इट। और लास्ट में आ रहा है ट्राई आउट द टेस्ट आइटम्स बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म, यानी कि आपको टेस्ट आइटम्स को क्या करना है? पायलट टेस्टिंग करनी है। और ये पायलट टेस्टिंग वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। बेशक आप रिसर्च की बात करो, बेशक आप टूल डेवलपमेंट की बात करो, या बेशक आप इंडस्ट्री सेटअप की बात करो, पायलट टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि इनिशियल एरिया में को एक्सप्लोर करना। तो वो यही कह रहे हैं कि फाइनल जो फाइनल है बनाने से पहले, फाइनल परफॉर्मेंस टेस्ट बनाने से पहले उसको एक बार ही टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर बी।
Coming to question number 16, students, which of the following are the prominent feature of self-directed learning? Self-directed learning क्या होती है? Autonomous होती है ना? इसके अंदर हम अपने आप को गाइड करते हैं कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो वीक एरिया है मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा. तो इसके अंदर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंट फीचर्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स. सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को मॉनिटर करना. उसके बाद टेकिंग ओनरशिप ऑफ लर्निंग, रिमीडियल टीचिंग, टीचर ओरिएंटेड या फिर एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग. तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मॉनिटर करते हो. जैसे कि मैंने अभी आपको मेटाकॉग्निशन ही बताई थी, है ना. एक छोटे बच्चे को क्या मेटाकॉग्निशन आप उसके अंदर एनालाइज करोगे, उसकी डेवलप हो रही होती है, लेकिन एडल्ट्स में ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल करते हैं. तो मॉनिटरिंग तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका आंसर जो है किस में होगा? या तो ऑप्शन नंबर बी आएगा या सी आएगा. बी में लिखा है टेकिंग ओनरशिप, यानी कि मैं जो भी कर रही हूं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका अकाउंटेबिलिटी जो है मेरे पास होगी. वॉट एवर टास्क और डिसीजन आई एम टेकिंग, आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसके बाद ये बोल रहा है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग और एक हो रहा है रेमेडियल टीचिंग. तो आपको क्या लगता है? रेमेडियल टीचिंग होती है जब आपको कुछ चीज नहीं आती तो आप उसको रेमेडी के थ्रू जो है आप एक्स्ट्रा क्लासेस हो गए या उसको करेक्टिव लर्निंग जो है वो कहते हैं. और एक हो गया एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग. एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जो मुझे आता है उस नॉलेज को मुझे क्या करना है? एक्सटेंड करना है, कॉन्स्ट्रक्ट करना है, इंप्रूव करना है. तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट ए बी और ई. ठीक है, एक्सटेंशन. Let's come to question number 17. According to UGC guidelines on structure and implementation of choice-based credit system, students, CBCS is a very important concept which is repeatedly being asked in paper 1. CBCS, the letter grade B obtained by a student in a course corresponds to a grade point of what? तो आपको पता है कि 10 पॉइंटर का स्केल होता है, राइट? और सबसे जो 10 नंबर पे होती है चीज उसको आप क्या बोलते हो? आउटस्टैंडिंग, है ना. अगर इस किसी का 10 पॉइंटर आता है तो उसको आप आउटस्टैंडिंग कहते हो, A+. 9 के ऊपर आता है आपका एक्सीलेंट, जिसको आप कहते हो A+. उसके बाद आता है A, उसके बाद आता है B+, और ये अगर B पूछ रहा है तो B के अंदर आएगा 6. ये होता है B, ये हो जाएगा B+, 8 पे आ जाएगा A, 9 के ऊपर आ जाएगा A+, और 10 के ऊपर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग. ठीक है, आपके लिए मैंने ये चार्ट लगाया है. इन केस यू डोंट हैव इट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. एजर्शन कह रही है फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोथ norm reference testing and criteria reference testing procedure for interpretation of scores have to be synthesized. तो आप समझ सकते हो कि norm reference और criteria reference के ऊपर बार बार क्वेश्चन आए हैं. And as I told you, this whole marathon is an amalgamation. It's an amalgamation of all the questions asked in paper 1 across all the 83 disciplines. You know, उसमें से pick and choose किए हैं, right? तो पिक एंड चूज किए हैं. तो आप देख सकते हो कितना रेपिटेटिव है ये कॉन्सेप्ट. ये कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए सक्सेसफुली के लिए आप नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो यूज करते हो. हैज टू बी सिंथेसाइज्ड. तो स्टेटमेंट गलत तो नहीं है ना. रीजनिंग ये दे रहा है कि पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स along with student themselves need to know the status of accomplishment in terms of laid down criteria and relative position of the participants vis-a-vis that of others. नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस के अंदर आपका 99, मैं तो आशा करती हूँ सबका 99.9 परसेंटाइल आए या 100 परसेंटाइल रैंक आए. सपोज आपका 99 परसेंटाइल रैंक आता है तो आपके पेरेंट्स को पता है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 99.9% लोगों का स्कोर आपसे पीछे है. तो पोजीशन के बारे में पता चल गया, आपको भी पता चल गया, आपके पेरेंट्स को भी पता चल गया, टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको पता लग गया. ठीक है, तो पेरेंट्स को भी पता चलता है, बाकियों को भी पता चलता है और हमें खुद को भी पता चलता है हमारी अकॉम्प्लिशमेंट का एट द सेम टाइम, यानी हमारी पोजीशन का पता चलता है स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम. अगर क्राइटेरिया बेस्ड की बात करूं तो अगर आपके 55% नंबर आ गए है ना
तो यूजीसी नेट भी मानता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, प्रोफिशिएंसी है, तुम अपने सब्जेक्ट की मास्टरी तुम्हारे अंदर है, 55% तुम ले आए, तो क्राइटेरिया उन्होंने ऑलरेडी सेट किया है। तो स्टूडेंट्स एजर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनआरटी सीआरटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसाइज करने के लिए एक बच्चे की लर्निंग को, और रीजनिंग है कि सबको पता चलता है अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में, इसीलिए हम जो है नॉर्म रेफरेंस और सीआरटी होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक लर्निंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जो बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, और जो रीजनिंग है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अब ये लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, एंड उनके डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉग्निटिव यानी कि आपका इंटेलेक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कह रहे हैं कि भैया लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके डिस्क्रिप्शन से जो है मैच करो। तो यहां पे लिखा है लर्नर एनकोड्स एंड डिकोड्स रेलेवेंट मैसेजेस करेक्टली। सेकंड है लर्नर सिलेक्ट्स डिफरेंट थीम्स इन हिज और हर कोर्स। तो आपको नहीं लगता कि ए के साथ 3 आना चाहिए? मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी मुझे क्वेश्चन पढ़ना है। लर्नर वर्क्स एज अ टीम मेंबर ऑफ द पियर्स, मुझे ऐसा लगता है ये सोशल के साथ आना चाहिए। अगर याद हो हमने पहला ही क्वेश्चन, पहला या आई थिंक अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी डिड बिफोर व्हेन वी बिगैन द क्लास, उसके अंदर ये सोशल एफिशिएंसी, सोशल कॉम्पिटेंस की बात की थी। सो इट इज व्हेन यू आर वर्किंग एज अ टीम। ओके, इमोशनल की बात करते हैं। Learner starts respecting the individual differences evident in likes and dislikes of members of his class. अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है तो एक तो आप खुद की इमोशंस को रेगुलेट करते हो, मॉनिटर करते हो, एम्पथाइज करते हो सामने वाले के लिए, है ना। आपके अंदर क्या आता है, सामने वाले के लिए एक्सेप्टेंस आती है, एम्पथी आती है। आपका अगर व्यू पॉइंट दूसरे से मैच भी नहीं करता फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, इट इज अ डिफरेंट थिंग, यू मे नॉट एक्सेप्ट इट, बट किसी का व्यू पॉइंट है, यू हैव दी यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी टू एटलीस्ट एक्सेप्ट इट एंड नॉट बी अग्रेसिव अबाउट इट। तो इमोशनल को आप कह सकते हो इसके साथ 4 के साथ। तो चलो अब मैच कर लेते हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या है कि आपके पास ब्रेन है, और प्रियंका मैम आपको क्या पढ़ाना चाहती हैं उसको आप एनकोड भी कर रहे हो, डिकोड भी कर रहे हो। चलो इसको सिलॉजिज्म के साथ ही लगा लो, वहां पे एनकोडिंग डिकोडिंग होती है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज सबके अंदर होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई एकेडमिक क्या होगा, एकेडमिक का मतलब होगा जब आप अपने हिसाब से लर्नर सिलेक्ट डिफरेंट थीम्स, आपने मेडिकल स्ट्रीम चूज की या आपने चूज किया किसको, कॉमर्स की स्ट्रीम या एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ये सूट कर रहा है। एकेडमिक 1 सेकेंड, आई थिंक ये वाला है ना। तो ए के साथ हो गया ऑप्शन नंबर 2, सोशल के साथ हो गया आप टीम मेंबर्स यानी ग्रुप में लर्न करना सीखते हैं। इमोशनल हो गया कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। कॉग्निटिव का मतलब हो गया कि आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आप मैसेजेस को एनकोड भी कर सकते हो और डिकोड भी कर सकते हो। Let's come to the next question. Factors influencing teaching and list 2 है learning illustration. Factors influencing के अंदर आ गया आपका psychological characteristics, socio-cultural, institution और teaching learning, right? और learning illustration क्या है, method of teaching, faculty relationship, intelligence, family. आपने ये दोनों lists को जो है वो मैच करना है, यानी कि factors influencing टीचिंग और लर्निंग किसके थ्रू, यानी कि लर्निंग इलस्ट्रेशन इन्होंने दी हुई है साइकोलॉजिकल को आप किसके साथ मैच करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग, फैकल्टी रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस या फैमिली। सोशियो कल्चरल, क्लियरली सोशियो कल्चरल क्या है, फैमिली। सोशियो कल्चरल क्या होता है, सोसाइटी के अंदर आप किस प्रकार की आपकी बैकग्राउंड है। कल्चर यानी कौन से रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, कौन सी मान्यताएं जो है वो रखते हो, ये सारा का सारा सोशियो कल्चरल के अंदर आएगा। तो देखिए बी के साथ 4 कहाँ लगा है, ऑप्शन नंबर ए में भी लगा है, डी में भी लगा है। आई बिलीव इन गोइंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, सो लेट्स फाइंड आउट ऑप्शन नंबर ए और डी में से मैच कौन सा करता है। बी के साथ 4 कह रहा है, ठीक है। ए के साथ ये दोनों 3 कह रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल क्या है, इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस ट्रेट बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। अब सी के साथ ये कह रहा है 1,
यानी इंस्टीट्यूशन मेथड ऑफ टीचिंग या फिर इंस्टीट्यूशन फैकल्टी रिलेशनशिप, टीचिंग लर्निंग, मेथड ऑफ टीचिंग एंड फैकल्टी रिलेशनशिप। तो टीचिंग लर्निंग के अंदर आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, क्या मेथड फॉलो करते हो, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब का सब इसके अंदर आएगा। सो इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है, फैकल्टीज, फैकल्टी रिलेशनशिप हो गया। तो इसके अंदर अगर आपको मैच करना है तो देखिए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर फैकल्टी रिलेशनशिप जो है वो काउंट करती है। Come to the next question. Metacognition comprises which of the following skills? Metacognition जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट दिया है किसने, जॉन फ्लेवल ने। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। क्या इन्वॉल्व होता है मेटाकॉग्निशन में? प्लानिंग होती है, डेवलपिंग, मॉनिटरिंग या कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स या फिर इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वो है मॉनिटरिंग का। मेटाकॉग्निशन के अंदर आप क्या करते हो, आप मॉनिटर करते हो अपने टास्क्स को। तो उसके बाद प्लानिंग होती है, बिल्कुल प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से बताना है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व है। आप भी क्लास में किस प्रकार से अपना आंसर प्रेजेंट करते हो, लाइक इन ऑफलाइन क्लासरूम अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप प्लान करते हो। कॉस्टिंग तो नहीं आएगा, है ना, डेवलपिंग भी नहीं आएगा, इवैल्यूएशन आप मान सकते हो। बेसिकली ना जो इसका थर्ड डायमेंशन होता है वो होता है मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंस। तो अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो जाना है, उसके बारे में पढ़ा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। तो गिवन बाय द ऑप्शंस, देखिए डेवलपिंग और कॉस्टिंग को आप काट देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी और ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे फंडामेंटल फैक्टर्स दिए गए हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग दी गई है, यानी कि साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो वो है। ड्राइव, क्यू क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, फंडामेंटल फैक्टर्स, रीइंफोर्समेंट क्या है और क्या इसके लर्निंग के एट्रीब्यूट्स जो है वो होते हैं, क्या उसके सिंबल्स या साइंस होते हैं, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, स्टिमुलस या फिर एक्शन। तो स्टूडेंट्स ड्राइव क्या होती है? ड्राइव होती है एक, आप कह लीजिए कि एक मोटिवेशन होती है, कुछ कर कुछ कर दिखाना। वो जब फैक्टर आपके अंदर होता है तो वो क्या होता है, वो ड्राइव होता है, राइट। तो आप देखिए ए के साथ 2 कहां पे लगा हुआ है, ए के साथ 2 कहां लगा है, इधर और इधर। उसके बाद आता है हमारे पास क्यू। क्यू स्टिमुलस है, बिल्कुल। अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग की है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की है, तो आप जानते हो क्यू को आप स्टिमुलस के साथ जो है वो जोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं रिस्पॉन्स क्या है, एक्शन, और डी ऑप्शन क्या कह रही है, रिवॉर्ड। बिल्कुल गलत। जो रीइंफोर्समेंट होती है वो होता है रिवॉर्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। रीइंफोर्समेंट होगा रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स होगा आप किस प्रकार से एक्ट करते हैं, क्यू होगा आपका स्टिमुलस और ड्राइव होगा आपका मोटिवेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और उनके मेन प्रोपोनेंट हैं। तो एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, मेन प्रोपोनेंट्स हैं श्री अरबिंदो, गांधी जी, मारिया मोंटेसरी जिन्होंने मोंटेसरी मेथड दिया, और जिदू कृष्णमूर्ति। स्टूडेंट्स जिदू कृष्णमूर्ति के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड आई एम टेलिंग यू। तो कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए, सेल्फ एजुकेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंटीग्रल एजुकेशन, एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म द माइंड, बेसिक एजुकेशन। सो एवरीवन नोज कि डी के साथ क्या लगेगा, 2। वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है वो किसने दी, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन दी गांधी जी ने। तो यहां पे ए और सी में आपको कनेक्ट करना है। इंटीग्रल एजुकेशन जो है वो किसने दी, आई एम गोइंग विद द इजीएस्ट वन। इंटीग्रल एजुकेशन दी श्री अरबिंदो ने। देखो बी के साथ 1 कहां लगा है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल्फ एजुकेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है वो मारिया मोंटेसरी मेथड में भी वो यही कहती थी कि बच्चे को आप लूज छोड़ दो और वो अपने इंटरेस्ट की ओर अपने आप जाएगा, एप्टीट्यूड बेस्ड एक्टिविटीज करेगा और खुद से उसकी जो है इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होगी। एजुकेशन क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अंदरूनी चेंज लाती है हमारे अंदर। और ऐसा किसने बोला था? जिदु कृष्णमूर्ति। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, ठीक है, जो कि पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं बेसिक एजुकेशन जो है वो गांधी जी ने दी, लेकिन आपको स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि जो इसकी स्कीम है, इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन एनटीए जो है वो पूछ ले, ठीक है। बेसिक एजुकेशन दिया किसने? गांधी जी ने। चेयरपर्सन कौन थे? जाकिर हुसैन। Coming to the next question, in which of the following methods of teaching the student has to find out the answer to his or her own problem by unaided efforts? इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जिसके अंदर बच्चे को बिना किसी मदद के आंसर या सॉल्यूशन जो है वो निकालना होता है? केस स्टडी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? यू कैन पॉज दिस एंड यू कैन चेक फॉर योर सेल्फ कि क्या होगा इसके अंदर आंसर। केस स्टडी क्या होती है? कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में। केस स्टडी होती है कोई केस, यानी जिसको आप यूनिट कहते हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी। वो हो सकता है कोई कंपनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल जोमैटो कैसे बनी, क्या क्या एक्शंस लिए गए, क्या उसके लॉजिस्टिक्स हैं, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना। अगर कोई फॉर एग्जांपल इंसान ही है ना, केस स्टडी उसके ऊपर करना, उसने बहुत अच्छी अचीवमेंट कोई की है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, या कोई इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर अगर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो तो केस कोई भी हो सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड होता है स्टूडेंट्स, जब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के साथ उनको पढ़ाती है, डायलॉजिक मेथड जो है वो होता है, और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग जो है वो होती है। यहां पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है बच्चे से कि वो जो उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसके जो आंसर्स है वो खुद डिस्कवरी मेथड से, इंक्वायरी मेथड से जो है वो पाए। अगर मैं आपको इसका बिल्कुल सरल मीनिंग जो है वो दूं, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो दे दिए, ठीक है। आप जब भी आपका मन करे, आप घर में हैं, बाहर हैं, आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखो और कुछ समय के बाद सब बच्चे जो है वो इकट्ठे हों क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में, और उसके ऊपर डिस्कशन हो। इसे कहा जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कुछ आप ऑनलाइन ट्रांसमिशन कर रहे हो टीचिंग की रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, और ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर भी टीचिंग जो है वो होती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है कि आपने कोई चीज जो है वो पढ़ाई और उसको आपने करके दिखाया, या स्टूडेंट ने जो है वो करके दिखाया। तो ह्यूरिस्टिक मेथड यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है, जहां पे बच्चे को एक चीज सिखा दी जाती है और उसको डिस्कवरी मेथड के थ्रू, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के थ्रू कुछ एक्टिविटी जो है वो करनी होती है बिना किसी एफर्ट के, सिस्टमैटिकली। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे लिस्ट दी गई है माइंड मैप्स, गेमिफिकेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम्स और आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। कुछ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जो है वो लिस्ट 1 में जो है वो दी गई हैं, और लिस्ट 2 में बताया गया है कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो आप। अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द लेसन बिफोर द टीचर डिस्क्राइब्स, वर्चुअल रियलिटी, यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स, लर्निंग थ्रू यूजिंग क्विजेस, या फिर आप कह सकते हो लर्निंग थ्रू क्विजेस। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग दोनों यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट टीचर को पढ़ाना है तो वो एक क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर देगी, और आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपने घर में, बाजार में, कहीं पे भी वो लेक्चर रिकॉर्डेड आप सुन सकते हो, और फिर उस कॉन्सेप्ट को आपको डिस्कस करना है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ऑफलाइन क्लासरूम में फिर से सब एकत्रित होते हो अलॉन्ग विद योर टीचर एंड अदर फेलो स्टूडेंट्स, और आप उसको क्या करते हो? डिस्कस करते हो, ठीक है। तो आपको क्या लगता है फ्लिप्ड क्लासरूम की अगर मैं बात करूं तो डोंट यू थिंक यहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शन सी के साथ 1 मैच करता है, यानी कि टीचर के पढ़ाने से पहले ही जो बच्चा है वो लेसन को थोड़ा सा समझ सकता है। तो देखिए सी के साथ 1 कहाँ है, ये। बाकी चेक कर लेते हैं। आईसीटी बेस्ड के लिए ये कह रहा है वर्चुअल रियलिटी, ओके ठीक है, वर्चुअल ही है ये प्लेटफॉर्म। माइंड मैप्स के लिए कह रहा है सेल्फ लर्निंग टूल्स, और गेमिफिकेशन के लिए कह रहा है लर्निंग थ्रू यूजिंग क्विजेज, या आप गेम्स भी मान के चल सकते हो। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जहां पे 1 लगा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप, आई जस्ट होप यू नो कॉन्सेप्ट मैप, माइंड मैप्स क्या होते हैं? जब आप कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन क्या है, कौन से प्रकार का होता है? फॉर एग्जाम्पल नॉइज पॉल्यूशन हो गया, है ना, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन क्या हो गया। अब वाटर पॉल्यूशन के क्या कारण है आप वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसी प्रकार से नॉइज पॉल्यूशन के क्या कारण है आप ये लिख देंगे। तो बिल्कुल पॉइंटर फॉर्म के अंदर जब आप कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते हो और उसकी एम्बेडिंग हो जाती है आपके माइंड में, तो उसको क्या बोला जाता है? माइंड मैपिंग। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपको पता चल गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ a child who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers and adults. It is termed as what? तो अगेन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और लियो वेगोत्स्की ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था कि अगर एक बच्चा जो है उसको कोई टास्क सीखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका साथी कोई या फिर कोई सीनियर उसकी जब मदद करता है या उसके साथ चीज़ें डिस्कस करता है तो बच्चे के लिए ईजी हो जाता है लर्न करना। और इसको इन्होंने नाम दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट दिया था वेगोत्स्की ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो है वो इसका ये कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CBCS, राइट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो CBCS इज अ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड चॉइसेस फॉर इलेक्टिव्स एंड ऑप्शनल टू स्टूडेंट्स, यानी कि CBCS जो सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को जो है आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की जो है वो चॉइस देता है। CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। MOOCs कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड चॉइसेस फॉर CBCS बाय इंस्टीट्यूशंस। या फिर ऑप्शन नंबर डी है जेनेरिक इलेक्टिव्स and skill enhancement courses are provided under the CBCS framework. So students, CBCS can be implemented only through online, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है ना। आपके जो ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं, इलेक्टिव्स हो गए, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हो गए, तो जो आपके जो क्रेडिट सिस्टम है वो आपकी अटेंडेंस बेस पे भी हो सकते हैं ऑफलाइन क्लासरूम्स की, अलॉन्ग विद असाइनमेंट्स, अलॉन्ग विद योर परफॉर्मेंस। तो ऑनलाइन ये बिल्कुल गलत है। MOOCs कैन बी यूज टू प्रोवाइड चॉइसेस, MOOCs आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। इलेक्टिव्स एंड स्किल एनहांसमेंट आर प्रोवाइडेड, बिल्कुल ऑप्शनल हो या इलेक्टिव्स हो या इन्हांसमेंट कोर्सेज हो, वो CBCS के अंदर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। Let's come to the last question for the day. In which of the following teaching models the learner is mostly self-directed and is responsible for his or her own learning? देखिए स्टूडेंट्स, the same concept कैसे घुमा के आपसे पूछ रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे? लर्नर क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड। क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपको याद हो क्लास के शुरू में ही मैंने आपको एंड्रोगॉजी के 5 प्रिंसिपल्स बताए थे जो कि मैल्कम नॉवेल्स ने दिए थे, यानी एडल्ट लर्निंग जो होती है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स इज एंड्रोगॉजी। एंड्रोगॉजी के प्रिंसिपल्स को जब आप अप्लाई करते हो टीचिंग के अंदर, वो आ जाता है एंड्रोगॉजिकल मॉडल के अंदर। एंड्रोगॉजिकल मॉडल के अंदर ये माना जाता है कि एक स्टूडेंट क्या है? वो सेल्फ डायरेक्टेड है। उसके अंदर क्या है? ओरिएंटेशन है। उसके अंदर क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है। उसके अंदर क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो सेल्फ डायरेक्टेड, ओरिएंटेशन, प्रीवियस लर्निंग और यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यही नहीं, बच्चा रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चा नहीं इनफैक्ट बड़ा जो है या स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे पेडागॉजी मॉडल तो नहीं आएगा, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल भी नहीं आएगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल भी नहीं आएगा। ओके, सो द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज एन एडल्ट। सो एंड्रोगॉजी का ये पार्ट होगा। सो
दैट इज ऑल अबाउट टुडे. सो स्टूडेंट्स, मेरा जो मेन एम था आज की क्लास का वो पर्टिकुलरली यही था कि जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट्स जून 2023 में पूछे गए उनके बेस के ऊपर मैंने ये आज का जो क्वेश्चन सेशन था वो फ्रेम किया है. इट इज काइंड ऑफ अ डायरेक्शन टू यू पीपल दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम concepts, how differently they are framed, are being put forth by NTA. I hope students you enjoyed the class. Please take care of yourself. I'll see you very, very soon.